हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर वन है आपका। पेपर वन का आज चैप्टर 4 की हम अगली क्लास के बारे में शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले चैप्टर 4 की पहली क्लास हो चुकी है जिसमें हमने मूल्यांकन के पक्ष के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने ये देखा था कि कौशलात्मक पक्ष होते हैं, भावात्मक पक्ष होते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष होते हैं। एक एक पक्ष के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछली क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो पिछली क्लास में हमने संज्ञानात्मक पक्ष को अच्छे से डिटेल में पढ़ा था। आज हम भावात्मक पक्ष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। भावात्मक यानी इमोशंस है, ठीक। अब देखिए भावात्मक पक्ष क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आपका जो भावात्मक पक्ष है उसका वर्गीकरण क्रॉथवल, ब्लूम तथा मासिया ने 1964 में किया था। यानी जो आपका मूल्यांकन का भावात्मक पक्ष है इसका जो वर्गीकरण किया था वो तीन मनोवैज्ञानिक ने मिलकर किया था। वो है आपके क्रॉथवल, ब्लूम और मासिया। इन्होंने जो है ये तीनों 1964 में आपके भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ये किए थे। इसमें जो है वे सभी शैक्षिक उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध बच्चे की रुचि, अभिरुचि तथा संवेगों से है। यानी इसमें जो है शिक्षा के जितने भी उद्देश्य हैं वो सब आते हैं, और शिक्षा के उद्देश्य से संबंधित बच्चे का जो इंटरेस्ट है, किस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे का जो संवेग मतलब क्या होता है, इमोशन, वो बच्चा किस प्रकार का है, हर चीजों का अध्ययन इसमें जो है कराया गया। क्योंकि हम उसी चीज को ज्यादा अच्छी तरह सीखते हैं जिसमें हमारी रुचि हो। कहने का मतलब ये है कि भावात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किया गया वो क्रॉथवल, ब्लूम तथा मासिया ने 1964 में किए, जिनका उद्देश्य ये था कि जो भी कहने का मतलब है कि शैक्षिक उद्देश्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उनका शैक्षिक उद्देश्य ये था कि बच्चे जो कुछ भी सीखे, है ना, मतलब पहले तो ये पता करें कि बच्चे का रुचि किस में है, बच्चे किस प्रकार का है, उसके अंदर कैसे इमोशंस है ना। तो जहां तक कि आप लोग को खुद पता है कि आप लोग के अंदर भी ये चीजें होती हैं। आप लोग का जिस चीज में इंटरेस्ट होता होगा वो आप जल्दी सीखते होंगे। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में होता है तो वो साइंस जल्दी सीख लेते हैं। उनको मैथ्स बोरिंग लगती है ना, मैथ नहीं समझ में आता। और कुछ बच्चे होते हैं जो क्या होता है कि मैथ उनको इंटरेस्टेड लगता है तो वो मैथ जल्दी मतलब कि वो सीख लेते हैं, बट वो साइंस में वीक रह जाते हैं। वहां पे रीजन यही है कि बच्चे इंटरेस्ट जिस सब्जेक्ट में लेंगे वो सब्जेक्ट उनको जो है कवर कर लेंगे। यानी बच्चे का जिस क्षेत्र में रुचि रहेगा वह उस चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से सीखता है, ठीक। तो यही कहा जा रहा है कि भावात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किया वो क्राथवल, ब्लूम तथा मासिया ने 1964 में किया था। इसमें वे सभी शैक्षिक उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध किससे होता है, बच्चे की रुचि से होता है, अभिरुचि या संवेग से होता है। क्योंकि हम उसी चीज को ज्यादा अच्छी तरह सीखते हैं जिसमें हमारी रुचि हो। यही मैंने आपको भी बताया। चलिए आगे देखते हैं। ब्लूम कहते हैं कि ब्लूम जो है आपके मनोवैज्ञानिक है, ये कहते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में भावात्मक पक्ष का अधिक महत्व है। यानी जो शिक्षा के जो शैक्षिक उद्देश्य है जो उनका वर्गीकरण हुआ है उसमें जो आपका एक भावात्मक पक्ष है इसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा है, ठीक। जब बच्चे के अंदर किसी नई रुचि का जन्म होता है तब उसके द्वारा सीखे गए व्यवहार के साथ प्रिय या अप्रिय भाव दृष्टिगोचर होते हैं। तो वह परिवर्तन उसके भावात्मक पक्ष से संबंधित माना जाता है। कहने का मतलब ये है कि ब्लूम का कहना ये था कि जो शैक्षिक उद्देश्य का जब वर्गीकरण हुआ है या जो भी हुआ है उसमें जो आपका एक भावात्मक पक्ष है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कहा गया जब बच्चे के अंदर एक उस कोई भी बच्चा है जब उसके अंदर नई रुचि का जन्म होता है तब क्या होता है कि बच्चे के द्वारा जो सीखा जा रहा है ना उसके व्यवहार में
क्या चीज़ें उसे प्रिय लग रही हैं, यानी क्या उसे अच्छी लग रही हैं, क्या उसे अप्रिय है, मतलब क्या उसे अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, इस चीज़ को देखने को मिलता है। तो ये जो परिवर्तन है ना, ये भावात्मक पक्ष से ही संबंधित होता है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको जो है क्या उसके पहली बात तो जो वो चीज सीख रहा है, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, चाहे वो अच्छा परिवर्तन हो चाहे वो बुरा परिवर्तन हो, वो जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, यही आपका भावात्मक पक्ष से संबंधित होता है। भावात्मक होता क्या है? बच्चे का जो इमोशन है, बच्चे के जो व्यवहार में जो चीजें जुड़ी हुई हैं, क्या चीज में रुचि ले रहा है, किस में इंटरेस्ट ज्यादा है। तो वही कहा जा रहा है कि जो ब्लूम है वो कहते हैं कि जो शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण हुआ है वो भावात्मक पक्ष का अधिक महत्व है। जब बच्चे के अंदर नई रुचि का जन्म होता है, तब क्या होता है कि बच्चे के द्वारा जो चीजें सीखी जा रही हैं, उसके व्यवहार में वो चीजें क्या होती हैं, दिखता है। वो जो भाव होता है, चाहे वो प्रिय हो या अप्रिय भाव हो, वह जो है दृष्टिगोचर होता है, दिखता है। जो होता है ना, वही आपका भावात्मक पक्ष से संबंधित माना जाता है। आपका जो भावात्मक पक्ष है, उसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों को 5 वर्गीकरण में किया गया है, यानी 5 वर्गों में बांटा गया है। देखिएगा, फिर से समझिएगा। भावात्मक पक्ष के अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों को 5 वर्गों में बांटा गया है। आपने जब संज्ञानात्मक पक्ष पढ़ा था तो उसमें 6 वर्गों में बांटा गया था, है ना? ज्ञान था, बोध था, प्रयोग, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, फिर लास्ट में आपका मूल्यांकन था। और जो आपका भावात्मक पक्ष है, इसके अंतर्गत जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, वो आपके 5 वर्गों में बांटे गए हैं। ठीक है, पहला है आपका आग्रहण। ठीक, दूसरा है आपका अनुक्रिया करना, तीसरा है आपका अनुमूल्यन, चौथा है आपका व्यवस्थापन, और पांचवा है आपका चरित्रीकरण। तो समझिएगा, आग्रहण यानी रिसीविंग, मतलब चीजें जब बच्चों को अध्यापक के द्वारा जब बच्चों को जो चीजें बताया जा रहा है, बच्चा वहां रिसीव कर रहा है, उसके बाद फिर अगर उससे कोई प्रश्न पूछा जा रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है, यानी अनुक्रिया यानी प्रतिक्रिया दे रहा है। फिर अनुमूल्यन, चीजों की वैल्यू फिर देख रहा है। उसको चीजें ज्यादा सिखाई गई है तो वो क्रम वाइज ऑर्गेनाइज कर रहा है, यानी व्यवस्थापन की तरह से उसको व्यवस्था में कर रहा है। फिर उसके बाद लास्ट में है आपका चारित्रीकरण। अब ये जो आपका पांचों पॉइंट है, उसको हम वन बाय वन अच्छे से डिटेल में डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे। चलिए, पहला देखते हैं, आग्रहण या ध्यान देना, ये क्या होता है, इसको हम देखेंगे। आग्रहण या ध्यान देना, तो इसमें अध्यापक द्वारा बच्चों को जो कुछ भी सिखाया और निर्देशित किया जाता है, उसे बच्चे कितने ध्यान गंभीरता से ग्रहण करते हैं, इसे ही आग्रहण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि अध्यापक जो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है, जो कुछ बच्चों को सिखा रहा है, या जो कुछ भी बच्चों को निर्देश दिया जा रहा है, वो बच्चे उस चीज को कितने ध्यान से या कितने गंभीर होके या कितने सीरियस होके उस चीजों को सीख रहे हैं या उन चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, यही आपका आग्रहण है। यानी क्लास में अगर टीचर किसी सब्जेक्ट को या किसी टॉपिक को पढ़ा रहा है, तो बच्चा उस टॉपिक को कितने ध्यान से समझ रहा है, यही आपका आग्रहण कहलाता है। आगे बात समझ में। और आपका जो आग्रहण है, इसके 3 स्तर हैं। कितने स्तर है? 3। पहला तो है चेतना, दूसरा है आपका ग्रहण करने की इच्छा, और तीसरा है आपका नियंत्रित ध्यान, यानी बच्चा कितना एक्टिव होके चीजों को समझ रहा है। फिर उसकी ग्रहण करने की इच्छा, यानी उसका इच्छा है कि नहीं, वो खुद स्वयं से अगर बच्चे की सीखने की इच्छा है तो वो चीजों को क्या करेगा, क्लास में अगर जो बच्चा पढ़ने वाला है उसके अंदर अगर पढ़ने की इच्छा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो बच्चा टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उन चीजों को वो समझेगा, है ना? फिर उसके बाद नियंत्रित ध्यान, यानी उसका जो माइंड है, जो उसका खुद ध्यान, मतलब कि जो समझने की चीजें हैं, वो कितना उस बच्चे के कंट्रोल में है कि वह बच्चा टॉपिक को अच्छे से समझ पा रहा है ना? तो एक बार फिर से समझ लीजिए।
यहाँ से एक बार ऐसे ही समझ लीजिएगा फटाक से रिवीजन। आपका जो भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया गया वो आपके क्रॉथवल, ब्लूम तथा मासिया ने 1964 में किया। इन्होंने ये बताया है कि जो शैक्षिक इसमें आपके भावात्मक पक्ष में वे सभी शैक्षिक उद्देश्य आते हैं जिनका संबंध बच्चे की रुचि से होता है, अभिरुचि से होता है और संवेग से होता है। ठीक, क्योंकि बच्चे उसी चीज को ज्यादा अच्छी तरीके से सीखते हैं जिसमें बच्चे की क्या होती है, रुचि होती है। यानी बच्चा जिस चीज में इंटरेस्टेड होता है उस चीज को बच्चा अच्छे से सीखता है और उस काम को वह बेहतर तरीके से करता है। ब्लूम ने कहा कि शैक्षिक उद्देश्य जो है उसका जो वर्गीकरण हुआ है उसमें सबसे ज्यादा महत्व आपके भावात्मक पक्ष का है। ठीक, और जब बच्चे के अंदर किसी नई रुचि का जन्म होता है, यानी बच्चे का अगर किसी नए चीज में या किसी नए इन वर्क में या नए बुक्स में जो भी चीजें समझ लीजिए, अगर बच्चे का नई इंटरेस्ट का जन्म होता है तब बच्चे के द्वारा जो चीजें सीखी जा रही हैं उसके व्यवहार में क्या होता है, अच्छा बुरा भाव देखने को मिलता है। और यही परिवर्तन आपका जो होता है वो भावात्मक पक्ष से संबंधित माना जाता है। और जो आपके भावात्मक पक्ष है उसके अंतर्गत शिक्षा के उद्देश्यों को 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है आपका आग्रहण, यानी जो चीजें टीचर द्वारा पढ़ाया जा रहा है बच्चा उस चीज को रिसीव कर रहा है। फिर अनुक्रिया करना, फिर अगर मान लीजिए टीचर के द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका रिस्पॉन्स कर रहा है। तीसरा है आपका अनुमूल्यन, फिर चौथा है आपका व्यवस्थापन और फिर पांचवा है आपका चारित्रीकरण। अब वन बाय वन हम अच्छे से इसको पढ़ते हुए चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आग्रहण या ध्यान देना क्या होता है, ये तो हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या होता है कि अध्यापक जो भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं या सिखा रहे हैं या निर्देश दे रहे हैं, बच्चा कितने ध्यान से या गंभीर होकर उस चीज को ग्रहण कर रहा है, इसे ही आपका आग्रहण कहते हैं। और इसके 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3। पहला चेतना हो गया, दूसरा आपका ग्रहण करने की इच्छा हो गई और तीसरा आपका नियंत्रित ध्यान हो गया। आगे बात समझ में। अब दूसरा है आपका अनुक्रिया करना यानी रिस्पॉन्ड करना। तो देखिए ये क्या है, जब विषय या चीजों पर ध्यान देने के बाद अपनी संतुष्टि के लिए कार्य भी करने लगते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया देने लगते हैं। अनुक्रिया का मतलब ये है कि जैसे बच्चे जो होते हैं वो जिन भी विषय या जिन भी चीजों पर ध्यान देके वो कार्य कर रहे हैं, है ना, उसके बाद संतुष्टि के लिए क्या होता है कि वो कार्य करने लगते हैं और उनके प्रति अनुक्रिया देने लगते हैं। इस चीज को समझिएगा। कहने का मतलब ये है कि जब टीचर के द्वारा बच्चे को जिस जो भी चीजें पढ़ाई जा रही हैं या जो भी विषय पढ़ाया जा रहा है या कोई एक्टिविटी के द्वारा जो भी कुछ चीजें सिखाया जा रहा है, बच्चा ध्यान देने के बाद वह अपनी संतुष्टि के लिए नहीं, वह खुद संतुष्ट है कि नहीं, तो उस संतुष्टि के लिए जब वह स्वयं कार्य करने लगता है तो यही आपका क्या कहलाता है, अनुक्रिया कहलाता है। जैसे मान लीजिए कक्षा में जो है टीचर ने जो भी टॉपिक पढ़ाया उसके बाद जब टीचर ने क्वेश्चंस पूछा, ठीक, तो बच्चे ने अनुक्रिया दिया, बच्चे ने अपनी संतुष्टि के लिए हाथ उठाया कि मैं जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसका उसका उत्तर दूंगा तो मुझे पता चलेगा कि जो मैंने समझा है वो सही है कि नहीं सही है ना। जैसे बच्चों से कक्षा में प्रश्न पूछने पर उत्तर देने के लिए हाथ उठाना, तो ये बच्चा क्या कर रहा है, खुद अपनी संतुष्टि के लिए कार्य कर रहा है कि कोई भी जो भी विषय पढ़ाया गया उससे संबंधित जब कक्षा में प्रश्न पूछे जाने लगे तो बच्चे ने उत्तर देने के लिए स्वयं हाथ उठाया। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है बच्चा, अनुक्रिया कर रहा है यानी अनुक्रिया प्रदान कर रहा है ना। तो आपकी जो अनुक्रिया है इसके भी 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं। एक तो सहमत या संतुष्ट होना, दूसरा है आपका उत्तर देने की इच्छा और तीसरा है आपका अनुक्रिया करने में संतुष्ट होना। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको समझाया कि बच्चे से जब प्रश्न पूछा गया तो बच्चे ने मतलब हाथ उठाया, तो बच्चे के अंदर क्या है, उत्तर देने की इच्छा है ना, तभी तो उसने हाथ उठाया। वो सहमत है कि जो मैंने पढ़ा है वो चीजों से मैं संतुष्ट हूँ या मैं जो चीज पढ़ रहा हूँ वो मैं अपनी संतुष्टि के लिए पहले उसका उत्तर दूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि चीजें सही है कि
नहीं सही है। ठीक है। अनुक्रिया करने में संतुष्टि होना यानी कि उसके अंदर कोई हेजिटेशन नहीं हो, कोई हिचकिचाहट नहीं हो, कोई डर नहीं हो कि मैं अगर इस प्रश्न का जो उत्तर दूंगा वो गलत है, सही है, बिना सोचे समझे, यानी कि उसको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि मैंने जो कुछ भी अच्छे से ध्यान से पढ़ा है, अगर वो प्रश्न पूछा जा रहा है तो मैं उसका उत्तर दूंगा। तो चीजें मतलब कि कुल मिला के बच्चा उत्तर देने में बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। ठीक। तीसरा है आपका अनुमूल्यन। तीसरा समझिएगा। जब कोई बच्चा किसी वस्तु, घटना, व्यवहार, मूल्यों या विचार के प्रति आकर्षित होकर अपनी अनुक्रिया देने लगते हैं, तब बच्चों के विचार अधिक मूल्यवान होने लगते हैं। ठीक है। इसके भी तीन स्तर हैं, जैसे मूल्य को स्वीकार करना, मूल्य को प्राथमिकता देना, मूल्य में विश्वास करना। कहने का मतलब ये है कि जब कोई बच्चा, कि देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। जब कोई बच्चा किसी वस्तु के बारे में या फिर कोई घटना घटित होती है या किसी की तरह व्यवहार किया जा रहा है, तो उन सब चीजों से क्या होता है, जो भी वैल्यू निकल के आती है या जो भी बच्चे के अंदर जो आपके विचार बनते हैं, उन सब के बीच, उन सब के प्रति आकर्षित होकर अगर वह अपनी अनुक्रिया देने लगे, यानी वो खुद अपने विचार देने लगे, तब क्या होता है कि यही आपकी क्रिया अनुमूल्यन कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, अब कोई भी वस्तु आप समझ लीजिए, मोबाइल ही समझ लीजिए। अब उसके बारे में अगर चीजें डिस्कस की जा रही हैं तो बच्चे के मन में क्या होगा, अलग अलग विचार तो उत्पन्न ही होगा। तो बच्चे के मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है कि मोबाइल अच्छा भी है, खराब है, इसकी यूज अगर हम अच्छे से करेंगे तो हमारे लिए लाभदायक है, वगैरह वगैरह। तो वही जो उसके मन में विचार उठ रहा है, उस चीज को वो अनुक्रिया यानी प्रतिक्रिया दे रहा है, उसका रिस्पॉन्स देने लगे, तो वही आपका अनुमूल्यन हो जाता है। या तो ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई घटना घटित हुई, ठीक, कोई भी इंसिडेंट हुआ, तो उसके बारे में बच्चों के अंदर बहुत सारे विचार होते हैं, है ना। तो और बहुत सारे लोगों का व्यवहार डिपेंड करता है कि कैसे हैं, क्या है। तो इन सब चीजों से आकर्षित होकर जब बच्चे अपनी अनुक्रिया देने लगते हैं, तो बच्चों के जो विचार होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक वैल्यू वाले हो जाते हैं, नहीं, अधिक मूल्यवान हो जाते हैं, यानी उनकी इम्पोर्टेंस होती है। तो आपका जो अनुमूल्यन है, इनके तीन स्तर होते हैं, मूल्य को स्वीकार करना, मूल्य को प्राथमिकता देना और मूल्य में विश्वास करना। एक मूल्य का मतलब क्या है, वैल्यू, यानी बच्चा जो आपने जो है नैतिक शिक्षा, आई थिंक बुक का नाम है, जो हम बच्चों में चलता है, मॉरल साइंस, सीबीएसई बोर्ड वालों में चलता है, तो वो उसमें बच्चों से किस तरीके से व्यवहार करना है, टीचर के साथ और पेरेंट्स के साथ कैसे हमें आपस में बात करना है, शिष्टाचार कुल मिला के सिखाया जाता है। तो वही है आपका अनुमूल्यन जो होता है। तो यही है कि जब बच्चा अपनी प्रतिक्रिया देने लगे किसी भी वस्तु के बारे में, घटना के बारे में, व्यवहार के बारे में, जब बच्चा अपने विचार को प्रस्तुत करे, है ना। चलिए अब आगे हम देखेंगे व्यवस्थापन क्या होता है, इसको समझिएगा। व्यवस्थापन, ठीक। तो जब एक से अधिक विचार हो जाते हैं तो उनको व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब ये है कि जब बालक के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर जब विचार अधिक हो जाए, मान लीजिए दो तीन विचार इकट्ठे आ गए, तो उनको व्यवस्थित करने की जो आवश्यकता होती है, वही आपका व्यवस्थापन कहलाता है। अगला है आपका चरित्रीकरण। चरित्रीकरण क्या है, इसको समझिएगा। इस स्तर पर बच्चे विचारों को पूरी तरह से स्वीकार कर चुके होते हैं और उनका व्यवहार उसी के अनुरूप होने लगता है। इसके द्वारा बच्चों में एक विशिष्ट जीवन शैली, विश्वास, अभिवृत्तियों एवं रुचियों का संगठन होता है और बच्चों का एक विशेष व्यक्तित्व हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर के हमने ये स्तर पढ़े हैं, उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर जो है विचार पूरी तरीके से अच्छे से डेवलप हो जाता है और बच्चे क्या होते हैं, इन स्तरों से वह हर एक चीजों को स्वीकार कर चुके होते हैं। उससे क्या होता है कि उनके बिहेवियर में यानी व्यवहार में
चेंजिंग आने लगता है, जिससे क्या होता है कि उनकी जो लाइफस्टाइल है यानी जो जीवन शैली है, उनका जो विश्वास यानी जो बिलीव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इंटरेस्ट है, इन सब चीजों का एक संगठन बन जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे की एक अलग विशेष पर्सनालिटी का विकास होता है। चरित्रीकरण क्या है कि जो हमने आपका ऊपर का जितना भी स्तर था, उन सब चीजों से क्या होता है कि बच्चे के विचार को पूरी तरह से स्वीकार कर चुकी होती है, यानी जो आगे का जो ऊपर का स्तर हमने पढ़ा, उससे क्या है कि बच्चे विचार को पूरी तरीके से स्वीकार कर चुके होते हैं, और उससे क्या होता है उनके व्यवहार में परिवर्तन होने लगता है। और बच्चे का जो लाइफ स्टाइल है यानी जो जीवन शैली है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बच्चे की जो रुचि है, उन सब का एक संगठन हो जाता है, जिस चीज से क्या होता है कि बच्चे का एक व्यक्तित्व यानी विशेष स्पेशल एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हो जाता है, जो बच्चे की फ्यूचर के लिए बहुत बेहतर होता है। इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को भावात्मक रूप से भी स्ट्रांग होना चाहिए। अगर बच्चा सिर्फ संज्ञानात्मक यानी सिर्फ बुद्धि विवेक से स्ट्रांग है और भावात्मक पक्ष उसका कमजोर है, तो भी वह अच्छे से जो है सक्सेस नहीं हो सकता है ना। इसलिए कहा जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में हर एक पक्ष में बच्चे को स्ट्रांग रहना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे एक एक चीजों को डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे आपका संज्ञानात्मक पक्ष स्ट्रांग होगा, कैसे आपका भावात्मक पक्ष स्ट्रांग होगा, है ना, कैसे कौशलात्मक पक्ष स्ट्रांग होगा। हर चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि अगर आप लोग बच्चे को पढ़ाएं तो चीजों को ध्यान में रखते हुए कि हाँ, बच्चे का किस चीज में विकास नहीं हो रहा है, बच्चे क्यों रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं ना, अलग अलग चीजें। तो चलिए, आज हमने क्या पढ़ा, फिर भावात्मक पक्ष पढ़ा। अब आगे देखते हैं, भावात्मक पक्ष के विभिन्न उद्देश्यों का भारतीय वैधकरण यानी इंडियन वैलिडेशन करने के उद्देश्य से दिल्ली की स्वदेश मोहन ने 1989 में सराहनीय कार्य किया है। यानी आपका जो भावात्मक पक्ष है, इसके जो विभिन्न उद्देश्य हैं, उसमें जो है दिल्ली के स्वदेश मोहन जी हैं, उन्होंने 1989 में भावात्मक पक्ष से संबंधित बहुत ही सराहनीय कार्य इन्होंने किया था। ये किन्होंने, स्वदेश मोहन ने 1989 में, ये दिल्ली के रहने वाले थे। तो आज हमने अच्छे से पढ़ा आपका भावात्मक पक्ष। कौशलात्मक पक्ष भी देख लेते हैं, आई थिंक छोटा ही टॉपिक है। हाँ, ये आपका जो है कौशलात्मक देख लेते हैं, उसके बाद जो दो तीन टॉपिक है उसको हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं, कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष यानी एक्टिविटी, इसमें आपका एक्टिविटी आता है ना। पहला आपका संज्ञानात्मक था, दूसरा आपका भावात्मक था, तीसरा आपका कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष है, इसको समझिएगा। तो सिम्पसन, ये मनोवैज्ञानिक है, सिम्पसन ने 1969 या 70 में क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है। आपके जो कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया है, सिम्पसन ने किया है, वो भी 1969 में किया था। ठीक है। क्रियात्मक पक्ष बच्चों के गामक योग्यताओं, मांसपेशियों एवं आंगिक गतिविधियों के विकास से संबंधित है। यानी आपकी जो क्रियात्मक पक्ष है, यानी एक्टिविटी जो आपका पक्ष है, बच्चों की गामक योग्यता, कहने का मतलब है इसमें क्या होता है, बच्चे की जो मांसपेशियां है, अंग है, इनको गतिविधियों के द्वारा उनके अंदर विकास यानी डेवलप किया जाता है, या ये कह सकते हैं क्रियात्मक पक्ष के द्वारा जो है बच्चों का विकास किया जाता है। आगे बात समझ में, आपका जो क्रियात्मक पक्ष है, इनको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका उत्तेजना या उद्दीपन, दूसरा है आपका गत्यात्मक क्रिया या कार्य करना, तीसरा है आपका नियंत्रण, और चौथा है आपका समायोजन, पांचवा है आपका स्वाभाविकरण। अब वन बाय वन हम जो है एक एक पॉइंट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है आपका उत्तेजना या उद्दीपन, ये क्या है इसको समझिएगा।
इसमें घटनाओं, वस्तुओं तथा कार्य के प्रति उत्तेजना लाई जाती है, जिससे बच्चे किसी क्रिया का अनुकरण कर सके। कहने का मतलब ये है कि उत्तेजना या उद्दीपन के द्वारा क्या किया जाता है, किसी घटना के द्वारा या किसी वस्तु के द्वारा या किसी कार्य के प्रति बच्चों में क्या लाई जाती है, उत्तेजना लाई जाती है, जिससे क्या हो कि बच्चे जो कार्य या क्रिया की जा रही है उसका अनुकरण कर सके, यानी उस चीज को फॉलो कर सके। अनुकरण क्या होता है, जो भी टीचर के द्वारा कार्य किया जा रहा है उसी चीज को सेम जब बच्चा करता है तो वही आपका अनुकरण कहलाता है। तो बच्चों बच्चे के अंदर क्या लाया जाता है, कार्य के प्रति उत्तेजना लाई जाती है, जिससे क्या हो कि बच्चा किसी भी कार्य को जो है अनुकरण कर सके। अगर बच्चे को आप मोटिवेट करेंगे तभी तो, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, सेल्फ मोटिवेट होते हैं कि उनको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती है, अपने से उनके अंदर सीखने की पढ़ने की इच्छा होती है। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं कि वो बिल्कुल लेजी होते हैं, उनके अंदर जब तक आप मोटिवेट नहीं करेंगे उनको तब तक वो कोई कार्य करते नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि इसमें क्या होता है आपका उत्तेजना या उद्दीपन में, कि घटनाओं, वस्तुओं तथा कार्य के प्रति उत्तेजना लाई जाती है, जिससे क्या आप करते हैं कि बच्चे किसी क्रिया का अनुकरण कर सकें। ठीक, अगला है आपका कार्य करना या फिर कार्यवाही। तो इसमें है आपका, बच्चे उत्तेजना मिलने पर कोई एक गत्यात्मक क्रिया करते हैं। यहाँ वह विभिन्न मांसपेशी गतियों में अंतर करके अपने लिए सही क्रियाओं का चुनाव करते हैं। यानी बच्चे जब उत्तेजना उनको मिली या जब वो मोटिवेट हुए तो वो गत्यात्मक क्रिया करते हैं, यानी ऐसा कार्य करते हैं जिसमें उनका हाथ पैर मतलब मांसपेशियों का जो है कार्य हो, है ना। तो वहां पे क्या होता है कि उनकी जो मांसपेशियां गतियां हैं उसमें वो अपने हिसाब से कार्यों का चुनाव करते हैं। फिर से समझिएगा, एक मिनट। चलिए देखिएगा, कार्य करना या कार्यवाही, इसमें क्या होता है, बच्चे उत्तेजना मिलने पर कोई एक गत्यात्मक क्रिया करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं तो बच्चे जो है गत्यात्मक क्रिया करते हैं। अब गत्यात्मक क्रिया क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है कौशलात्मक, या फिर हमने पढ़ा था जो है आपका अ, क्या था, क्रियात्मक, है ना। कौशलात्मक या क्रियात्मक था, तो मैंने आपको बताया क्रियात्मक यानी एक्टिविटी, इसमें आपका क्या है कि गत्यात्मक कार्य होते हैं। कौशलात्मक में या क्रियात्मक में आपके गत्यात्मक कार्य होते हैं। अब गत्यात्मक में क्या होता है कि आपके जो हाथ पैर है, ठीक, शरीर है, जैसे दौड़ना हो गया, कूदना हो गया, ये सब क्या होते हैं, आपके गत्यात्मक कौशल है, मतलब जिसमें आपके क्या हो, मांसपेशियों का यूज हो। ठीक, तो वही कहा जा रहा है कि बच्चे उत्तेजना मिलने पर कोई एक गत्यात्मक क्रिया करता है। यहाँ पे क्या होता है कि उनके विभिन्न मांसपेशियां गति होती हैं, और उसके बाद क्या होता है कि बच्चे अपने उस अंतर को खुद देख सकते हैं, फिर उसके हिसाब से वो अपनी सही क्रियाओं का चुनाव करता है। आ गई बात समझ में। उसके बाद फिर देखिए अगला है आपका नियंत्रण। बच्चे अपने द्वारा की गई क्रियाओं को नियंत्रित करता है और कार्य करने में उस कार्य की शुद्धता, अनुपात तथा सही होने का ध्यान रखता है। बच्चे के द्वारा जो कार्य किया गया उसको वह खुद कंट्रोल करता है, और कार्य करने में उसे किस शुद्धता के साथ करना है, कैसे करना है, किस रेशियो के साथ करना है, उस चीज का वह खुद ध्यान रखता है। आगे बात समझ में। अगला है आपका सामंजस्य या समायोजन। फिर अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण के बाद विभिन्न गतीय क्रियाओं के बीच समायोजन बनाए रखना है।
ठीक है। अगला है आपका स्वाभाविकरण। बच्चे की कार्य करने की एक विशेष शैली बन जाती है जो आगे चलकर उसकी आदत बन जाती है। यानी आपका इन सब स्टेप से क्या होता है कि बच्चे के अंदर धीरे धीरे उन सब चीज कार्य करने की एक वो उसकी लाइफस्टाइल बन जाती है, जिससे आगे चलकर क्या होता है उसकी हैबिट बन जाती है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो सुबह सुबह डेली वॉक पे जाता है ना, या फिर सुबह उठ के वो एक्सरसाइज करता है, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो उसकी लाइफस्टाइल बन जाएगी। वो सुबह उठेगा, अपना सबसे पहले क्या होता है कि एक्सरसाइज करेगा। ठीक वही कहा जा रहा है कि बच्चे की कार्य करने की एक विशेष शैली बन जाती है जो आगे चलकर क्या होता है उसकी हैबिट बन जाती है। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष। कौशलात्मक या जो क्रियात्मक पक्ष होता है, इसको सिम्पसन ने 1969-70 में क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था। और क्रियात्मक पक्ष में क्या होता है, आपकी कौशलात्मक या क्रियात्मक या गत्यात्मक आपकी जो क्रियाएं हैं, इसमें क्या होता है कि बच्चों की मांसपेशियां, यानी जैसे दौड़ना हो गया, चलना हो गया, एक्सरसाइज हो गया, इन सब चीजों का ये इसमें विकास से संबंधित है। ठीक है। चलिए देख, कहने का मतलब ही है कि कौशलात्मक या क्रियात्मक यानी जितने भी आपके मांसपेशी हैं या जितने भी अंग हैं, उनके द्वारा जो भी गतिविधियां कराई जाती हैं वो इन सब चीजों से संबंधित है। आपका जो क्रियात्मक पक्ष है वो 5 भागों में बांटा गया है। आपका उत्तेजना या उद्दीपन, गत्यात्मक क्रिया या कार्य करना, फिर उनको नियंत्रण करना, फिर उनका समायोजन करना, फिर उनका स्वाभाविकरण, यानी जो वो चीजें कर रहे हैं अपने जो है स्वभाव में उसको ले आना। ठीक। सबसे पहले देखिए उत्तेजना, फिर से समझ लेते हैं। किसी घटना या वस्तु के द्वारा बच्चे के अंदर उस कार्य के प्रति बच्चों को उत्तेजित करना, ताकि जो भी क्रिया कराई जाए बच्चे उनका अनुकरण कर सके। ठीक। दूसरा फिर है आपका कार्य करना या कार्यवाही। इसमें क्या है, आपके बच्चे उत्तेजना मिलने पर कोई एक गत्यात्मक क्रिया करता है। गत्यात्मक यानी जो भी आपका मान लीजिए एक्सरसाइज हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया। गत्यात्मक में आपकी जो भी मांसपेशियां हैं, अंग है, उन सब चीज का एक्सरसाइज। ठीक। उन सब के द्वारा जो कार्य क्रिया होती है, तो यहाँ वह विभिन्न मांसपेशियां गतियों में अंतर करके अपने लिए सही क्रियाओं का चुनाव करते हैं, यानी वो अपने अनुसार। ठीक है। मतलब एक्सरसाइज उन बच्चे को करनी है कि रनिंग करनी है कि स्किपिंग करनी है ना। तो वह अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वह खुद उस कार्य को उस कार्य का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। अपने अनुसार अपने काम को वो चुनते हैं। उसके बाद जो है बच्चे के द्वारा जो आपका नियंत्रण में क्या आएगा कि बच्चे के द्वारा जो क्रिया चुना गया है उसको कैसे नियंत्रण करना है, उस कार्य को कैसे वो रेगुलरिटी के साथ करेंगे, यानी प्रतिदिन कैसे करेंगे, कितनी एक्यूरेट के साथ करेंगे, कितना कम करेंगे, कितना ज्यादा करेंगे, बच्चे को वह चीजें खुद ध्यान में रखना होता है। फिर उसके बाद जो है सामंजस्य या समायोजन करेंगे। अनेक क्रियाओं पर नियंत्रण के बाद विभिन्न गतीय क्रियाओं के बीच समायोजन बनाए रखना है, यानी जो वो कार्य कर रहे हैं उन चीजों को उन पे समायोजन बनाए रखना है। और फिर लास्ट में आपका स्वाभाविकरण आएगा। इसमें क्या होगा कि बच्चे की जो भी कार्य करने की जो बच्चा कार्य कर रहा है या जो क्रिया कर रहा है, वह उसकी विशेष शैली बन जाती है, यानी उसकी लाइफ स्टाइल में वो चीजें ऐड हो जाती है, जिससे क्या होता है कि आगे चलकर वो चीजें उसकी हैबिट बन जाती है। ठीक है। तो ये था आपका कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष। आपके भावात्मक पक्ष में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा कि बच्चे की भाव में जो भी चीजें, इमोशंस जो भी हैं आपके, कैसे क्या चीजें हैं, वो कैसे विकास है, कैसे एक एक स्टेप से यानी एक एक स्तर से कैसे बच्चे का जो है विकास होता है, वो हमने पढ़ा भावात्मक पक्ष में। कौशलात्मक या क्रियात्मक पक्ष में हमने ये पढ़ा कि बच्चे का जो क्रियात्मक पक्ष का विकास है, वह कैसे एक स्तर से पूरे धीरे धीरे ऊपर तक पूरा उसका विकास होता जाता है। तो ये हमने इसको अच्छे से बिल्कुल डिटेल में पढ़ा। अब जो कल की क्लास है वो थोड़ा छोटा ही टॉपिक है, सामाजिक कौशल हो गया, भाषाई कौशल हो गया, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और एक बात और, क्लास जैसी भी लग रही हो, अच्छी लग रही, खराब लग रही, और क्या दिक्कत आ रही है, नोट्स बन रहा है या नहीं, जो भी क्वेरी हो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्लास को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।